ये विधानसभा है पारू विधानसभा। पारू विधानसभा भी बेहद खास है। मुजफ्फरपुर की ये सीट है। फिलहाल तो बीजेपी के अशोक कुमार सिंह यहां पर काबिज हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की ये विधानसभा सीट इस बार कितनी खास बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर का मुकाबला इस बार कैसा दिखेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रंजन जी, अगर पारू का आप स्कैन करते हैं तो क्या नजर आता है? पारू का मिजाज कैसा रहा है? देखिए, पारू विधानसभा सीट को आप स्कैन कीजिए तो एक समय कांग्रेस का प्रभाव दिखता था, फिर सोशलिस्ट पार्टियां भी यहां पर लगातार बेहतर करते रही। लेकिन अगर पिछले कुछ चुनावों से आप देखें तो बीजेपी का दबदबा स्पष्ट रूप से पारू विधानसभा क्षेत्र में दिखता है। पारू में जो पहला चुनाव हुआ था तब 2 विधायक चुने गए थे, एक अनुसूचित जाति से और एक सामान्य वर्ग से। चंदूराम और नवल किशोर सिन्हा दोनों ही कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, दोनों पारू के पहले विधायक बने। फिर 1962 में जब यहां चुनाव हुआ तो एससी आरक्षित सीट के रूप में ही हुआ, अनुसूचित जाति आरक्षित, और चंदूराम ही तब भी यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन 1967 से पारू विधानसभा का क्षेत्र जो है वो सामान्य हो गया और फिर अभी तक जो है पारू विधानसभा की सीट जो है वो सामान्य सीट ही है। अगर आप पारू विधानसभा सीट को स्कैन कीजिए तो इसे आप 3 भाग में जो है वो बांट सकती हैं। 1957 से 1985 के बीच में अगर आप इसे बांटें तो आपको क्या दिखता है? यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर आपको दिखेगा कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टियों के बीच में मुकाबला जो है होता रहा और जबरदस्त मुकाबला रहा। कभी कांग्रेस पार्टी जीत जाती थी, कभी सोशलिस्ट पार्टियों में से किसी एक को जीत मिल जाती थी। कुल 9 चुनाव 1957 से 1985 के बीच में जो है वो पारू में हुए और इसमें कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली और समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों को 4 बार जो है सफलता मिली। फिर 1990 से 2000 का कालखंड आता है। इस एक दशक में आप देखिए तो निर्दलीय को भी सफलता मिली, सोशलिस्ट पार्टियों को भी सफलता मिली, कांग्रेस भी जो है वो मुकाबले में रहा, भले उसे जीत नहीं मिली। तो इस दौरान जो इस 90 से 2000 के दौरान जो 3 चुनाव हुए हैं, यहां पर आप देखें तो निर्दलीय 1 बार जीते और 2 बार जो है समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों को जीत मिली। लेकिन फिर 2005 से एक नया कालखंड शुरू होता है 2020 तक का, और यहां पर आप देखिएगा कि बीजेपी का प्रभाव जो है वो बढ़ा है, बल्कि आप ये भी कह सकती हैं कि बीजेपी का अभी दबदबा दिख रहा है, क्योंकि इस दौरान जो 5 चुनाव हुए उसमें 4 में बीजेपी को कामयाबी मिली और 1 बार आरजेडी यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा। अगर आप यहां पर देखें और आखिरी हम 3 चुनाव की बात करें उससे पहले बता दें कि पारू को अब तक कुल 17 विधायक मिले हैं, मतलब 16 चुनाव हुए हैं। जो पहला चुनाव 1957 में हुआ था तब यहां से 2 विधायक चुने गए थे, चंदूराम और फिर नवल किशोर सिन्हा, लेकिन उसके बाद एक विधायक ही चुने गए हैं। तो 16 चुनाव में 17 विधायक, 5 विधायक कांग्रेस के अब तक बने हैं। लेकिन आखिरी बार जो कांग्रेस का विधायक बना था 1972 में। बीजेपी 4 बार इस सीट को जीतने में सफल रही है और दिलचस्प ये है कि ये 4 बार कामयाबी अशोक कुमार सिंह ने ही दिलवाई है। आरजेडी 2 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है, दोनों बार मिथिलेश प्रसाद यादव ने ये जीत हासिल की थी। जनता पार्टी को भी 2 बार यहां पर कामयाबी मिली है। इसके अलावा जनता दल, लोक दल, एसएसपी और निर्दलीय 1 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर आप व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें तो अशोक कुमार सिंह ने पारू विधानसभा का सर्वाधिक 4 बार प्रतिनिधित्व किया है। मिथिलेश प्रसाद यादव 3 बार जो है पारू विधानसभा के विधायक चुने गए हैं और वीरेंद्र कुमार सिंह भी 3 बार जो है पारू से चुनाव जीतने में सफल रहे। उनकी पत्नी उषा सिंह जो है 1
बार जीती, तो वीरेंद्र कुमार सिंह परिवार के नाम भी 4 विक्ट्री जो है पारू में दिखती है, लेकिन उनके बेटे अनुनय जो है कोई प्रभाव छोड़ पाने में अब तक असफल रहे हैं। अगर पारू में हम आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो क्या दिखता है? सिर्फ बीजेपी और बीजेपी ही दिखता है। 2010 में अशोक कुमार सिंह सिटिंग विधायक थे, चुनावी मैदान में थे, 53,609 वोट, 43.19% वोट। अनुनय सिन्हा जो है कांग्रेस प्रत्याशी थे, 11,337 वोट, 9.14% वोट। और मिथिलेश प्रसाद यादव जो कि आरजेडी से कैंडिडेट थे, 34,582 वोट, मतलब 27.86% वोट जो है उनको आए। तो यहां पर इस ट्रायंगुलर फाइट में 43% से ज्यादा वोट लाकर अशोक कुमार सिंह ने 19,027 वोटों से चुनाव जीत लिया। 2015 में जब महागठबंधन बना और जेडीयू आरजेडी के साथ कांग्रेस भी थी वहां पर, तो लगा कि पारू में बाजी पलट सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अशोक कुमार सिंह ने जो है एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन किया। इनफैक्ट उनका वोट परसेंट पिछले चुनाव से 5% के आसपास बढ़ गया। पिछले चुनाव में जहां 43.19% वोट अशोक कुमार सिंह को मिले थे, 2015 में 48.21% वोट उनको मिले, 80,445। और आरजेडी से जो महागठबंधन के कैंडिडेट थे शंकर प्रसाद, जो कि मिथिलेश यादव के भतीजे हैं, उनको आए 66,906 वोट, मतलब 40.1% वोट। तो इस आमने सामने की लड़ाई में अशोक कुमार सिंह 13,539 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2020 आता है। 2020 में अशोक कुमार सिंह एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए जाते हैं और महागठबंधन से ये सीट कांग्रेस को दे दी जाती है और अनुनय सिन्हा यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरते हैं। इससे नाखुश आरजेडी के शंकर प्रसाद बागी बनकर निर्दलीय ताल ठोक देते हैं पारू में। लेकिन कुछ भी हो, यहां पर जीत अशोक कुमार सिंह को ही मिली, लेकिन जहां तक महागठबंधन के वोट थे वो अनुनय सिन्हा के बजाय शंकर प्रसाद की तरफ शिफ्ट हो गए और यही वजह है कि वो दूसरे स्थान पर रहे। अशोक कुमार सिंह को 77,392 वोट आए, लगभग 41% वोट। और जो शंकर प्रसाद हैं उनको 62,694 वोट, मतलब 33.2% वोट। और अनुनय सिन्हा को आए 13,861 वोट, मतलब 7.3% वोट। तो 14,698 वोट से यहां पर बीजेपी के अशोक कुमार सिंह जीते और पारू में जो है ये चौथी बार जो है कमल खिलता है। अब देखिए, अगर आप शंकर प्रसाद और अनुनय सिन्हा के वोटों को आप जोड़ दें तो जीत हार 14,698 वोटों की और 13,861 वोट अनुनय सिन्हा को आए थे महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में। अगर ये वोट शंकर प्रसाद की तरफ शिफ्ट हो जाते तो फिर मार्जिन जो है 1,000 से कम वोटों का हो जाता। मतलब कहने का ये कि यहां अगर महागठबंधन एकजुट होकर लड़े और एनडीए एकजुट होकर लड़े तो कांटे का मुकाबला होगा। और यहां पर आप लोकसभा चुनाव में भी देखिए तो जो एलजेपीआर की प्रत्याशी थी वीणा देवी, उनको सिर्फ 4,500 वोटों की लीड मिली, 4,620 वोटों की। तो यहां पर मुकाबला जो है वो आमने सामने का हो तो बहुत दिलचस्प हो जाएगा अगर कोई बागी न बने तो। अब इस बार क्या होगा ये दिलचस्प है जानना। तो देखिए यहां पर जो है जो दावेदारों की बात करें तो बीजेपी से अशोक सिंह का दावा सबसे मजबूत है और वो चाहेंगे कि 5वीं बार लगातार उनको जीत मिले। दूसरी तरफ राजकुमार शाह भी हैं, संगठन से उनका रिश्ता रहा है, वो भी चाहते हैं कि पारू से चुनाव लड़ें। लेकिन यहां पर जो चर्चा सबसे ज्यादा है कि कांग्रेस से ये सीट आरजेडी
वापस लेना चाहती है, क्योंकि आरजेडी जब पिछली बार यहाँ चुनाव लड़ रहा था तो माफ कीजिएगा, कांग्रेस जब महागठबंधन से चुनाव लड़ रही थी तो उसको सिर्फ 7.3% वोट आए थे और आरजेडी के बागी को 33.2% वोट। तो ऐसे में आरजेडी का क्लेम है कि ये सीट आप हमें दीजिए और अगर आप हमें देते हैं तो मानकर चलिए कि शंकर प्रसाद ही कैंडिडेट होंगे। हालांकि कांग्रेस के अनुनय सिन्हा भी प्रयास कर रहे हैं, जन सुराज भी यहां पर ताल ठोकने के मूड में है और किशोर कुणाल सिंह राजपूत जाति से हैं, अशोक कुमार सिंह भी राजपूत जाति से हैं, आर्मी से वीआरएस लेकर आए हैं। उनकी संभावना है कि वो यहां से चुनाव लड़े। हालांकि कुछ और भी नाम हैं, रानू शंकर का नाम भी सामने आ रहा है, तो जनसुराज भी यहां मजबूती से चुनाव लड़ना चाहता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से उम्मीदवार किस जाति से आते हैं, तब चीजें और स्पष्ट होंगी। अगर आप यहां के जातीय समीकरण को देखें तो जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 16.61% हैं, मुस्लिम 12% हैं, यादव 12.5 से 13% हैं। इस बात को मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि ये आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं। तो जो एमवाई है वो 25 से 26% के आसपास है। राजपूत यहां पर 5 से 6% हैं। भूमिहार वोटर्स की संख्या अच्छी है, 9 से 10% और ब्राह्मण 3.5 से 4%। तो 17.5 से 19.5% वोट सामान्य जाति का है। कुशवाहा यहां 3.5 से 4.5% और कुर्मी 4 से 4.5%। तो कोयरी कुर्मी मिलाकर 7.5 से 8.5% होता है। वैश्य वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है, 11 से 12%। तो जो एनडीए को वोट करती हैं जातियां वो 36 से 38% के आसपास आंकड़ा पहुंचता है। तो एमवाई 25 से 26% है, लेकिन यहां पर मल्लाह वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, 8 से 9%। तो मुकेश सहनी अगर महागठबंधन में रहते हैं तो उनके लिए भी एक चैलेंज होगा कि वो वोटों को महागठबंधन की तरफ कितना ट्रांसफर करवा पाते हैं। अदर ओबीसी ईबीसी भी 10 से 12% हैं। तो यहां पर जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो पिछले कुछ आंकड़े हमें बता रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या 2020 विधानसभा का चुनाव हो, कि बीजेपी के सामने अगर महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है, कोई बागी नहीं होता है दोनों तरफ से, तो मुकाबला बहुत कांटे का होगा और उस कांटे के मुकाबले में जीत किसको मिलेगी फिलवक्त कहना मुश्किल है। तो देखिए पारू की जंग और किस तरह का मुकाबला होगा और इस कांटे की टक्कर में कौन जीतता है, इस पर तो हमारी भी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल कैंडिडेट कौन होता है, क्या कैंडिडेट चेंज होंगे या कोई तीसरा एंट्री मारेगा, इस पर भी लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे।